दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम कमलेश तिवारी है और दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक महान लीडर जो एकता के शिल्पकार थे इंडिया का, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। लौह पुरुष थे ये और एक महान लीडर की दोस्तों एक छवि थी इनके अंदर। इन्होंने दोस्तों केवल आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ा, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का एक अनोखा कार्य किया। अगर दोस्तों मैं बात करूं, सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और वकालत में अपना नाम बनाया। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटकर अपने देश की सेवा में लग गए। वकालत में इतना महारत हासिल किया कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी जी से गुजरात में हुआ। उन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन करके और लैट्रिन साफ करके देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। उस समय वह महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित नहीं थे, लेकिन 2 साल बाद चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन के बाद वह महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए। उनकी मुलाकात बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में हुआ 1917 ईस्वी में, जब वो रिजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग एक ऐसा कागज था जिसके माध्यम से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था, उनके लिए वफादार बनना था। यह महात्मा गांधी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस कागज को फाड़कर फेंक दिया। यह चीज सरदार पटेल जी को काफी प्रभावित किया और उन्होंने अपना कोट उतार कर जला दिया और धोती कुर्ता पहनकर देश को आजाद कराने के मुहिम में लग गए। उन्होंने काफी दिनों तक महात्मा गांधी जी का सहयोग किया, लेकिन 1928 ईस्वी में एक मौका आया जब एक्चुअल लीडर के रूप में वह उभर कर आए। गुजरात के एक गांव में दोस्तों, गांव की कहानी है, उनका फसल उस साल नहीं हो पाया था, लेकिन अंग्रेज लोग ने उस साल टैक्स को 6% से बढ़ाकर 22% कर दिया और बोला कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी पूरी जमीन घर सब हड़प लेंगे। फिर वह किसान भागे भागे गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने पहली बार सरदार पटेल जी को भेजा स्थिति को देखने के लिए, संभालने के लिए। उस समय वल्लभ भाई पटेल सरदार नहीं थे, वह केवल वल्लभ भाई पटेल थे। वहां गए, सब पता लगाए। इसके बाद दोस्तों अपने गुप्तचर भर्ती किए और इसके बाद पता लगवाए कि किस किस दिन किसान की जमीन हड़पने वाले हैं और कौन कौन से किसान के जमीन हड़पने वाले हैं। उससे पहले अंग्रेज उस किसान के पास आते, किसान को घर से वो गायब कर देते थे। और वो दोस्तों वकालत पढ़ाई किए थे, उनको पता था कि अंग्रेज बिना अंगूठे और साइन के बिना किसानों का जमीन नहीं हड़प सकते। इसलिए उन्होंने क्या चाल चला कि जब भी आता था किसान का नंबर, तो उसको घर से ही गायब कर देते थे और उनको अंग्रेजों को न जमीन मिल पाता था, न ही टैक्स मिल पाता था। 2 माह के बाद किसान वापस अपने घर लौट आते थे। आखिर में अंग्रेज लोग हिम्मत हार गए, बोले ठीक है टैक्स से ही केवल दो, और वही दो जो पहले था 6%। उस गांव की औरतें इससे काफी खुश हुईं और वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आज से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा। उस दिन से दोस्तों इनके नाम के आगे सरदार लगा था। उसी समय से नाम के आगे सरदार लग गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। बात है दोस्तों 1946 ईस्वी की कि अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे थे। उन्होंने डिसीजन लिया कि अब भारत को राजपाट वापस करने का समय आ गया है, हम लोग को अपने देश वापस लौटना चाहिए। इसके लिए एक टर्मिनल वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बनाई गई। इसमें जिसको अध्यक्ष चुना जाएगा वह इंडिया का प्रथम प्रधानमंत्री बनेगा। गांधी जी ने वोटिंग कराया। जब सारे प्रांतीय कमेटियों ने अपने अपने वोट दिए तो टोटल 15 लोगों ने वोट डाला। दोस्तों जिसमें से कैसे मिला आपको पता है, सरदार पटेल जी को 12 वोट मिले, नेहरू जी को उसमें एक भी वोट नहीं मिला था और
कृपलानी जी को 2 वोट मिला था और 1 वोट का दोस्तों पता नहीं लगा। सारे देश के लीडर पटेल जी को बहुत मानते थे, इसलिए सभी लोग ने उन्हें चुना। सभी लोगों ने गांधी जी से पूछा, वोट तो हो गया, अब आपका क्या विचार है? गांधी जी ने नेहरू जी से पूछा, भाई तुम्हें तो किसी ने वोट नहीं दिया, पटेल को ज्यादा वोट मिले हैं। गांधी जी ने औपचारिकता के लिए पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है? नेहरू जी चुप रहे, मुंह नीचे कर लिए। गांधी जी ने सोचा, नेहरू दूसरे को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, खुद ही बनना चाहते हैं। अंदर से गांधी जी को भी इच्छा थी कि नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। गांधी जी ने कागज निकाला, कुछ लिखकर सरदार पटेल जी को दे दिया। पटेल जी उसको दोस्तों पढ़े और फिर घोषणा किया कि मैं अपना दावेदारी अध्यक्ष पद से वापस लेता हूं। यह डिसाइड हो गया कि आगे चलकर नेहरू ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पत्रकारों ने आकर गांधी जी से पूछा कि क्या पूरा देश चाहता था कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या उनके क्षमता पर आपको भरोसा नहीं था? उन्होंने बोला, भरोसा तो पूरा है, लेकिन नेहरू दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहा है। सरदार तो मेरा बात मान लेते हैं, लेकिन नेहरू नहीं। अगर नेहरू नहीं मानते हैं तो कांग्रेस तोड़ देंगे और अगर अंग्रेज इसका भरपूर फायदा उठा लेंगे। नेहरू जी केवल हमारे देश के अंदर इंग्लिश मैन है, जो अंग्रेजों से जाकर इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। दोस्तों इसके वजह से मतलब पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। देश का जब विभाजन होना था तो माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि एक कमेटी गठित करते हैं, वह डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के पास क्या जाएगा और भारत के पास क्या रहेगा। माउंटबेटन ने बोला, दोनों पक्ष से एक एक आदमी चाहिए। तो पाकिस्तान के तरफ से खुद अली जिन्ना जी थे और इंडिया के तरफ से सरदार पटेल को रखा गया। 3 महीना तक काफी बहस हुआ। अली जिन्ना आधा आधा सब कुछ मांग रहे थे। सरदार पटेल ने साफ मना कर दिया, बोला सभी चीजों में 80% हमें मिलेगा और 20% तुम्हें, क्योंकि तुम क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों में कम हो, तुम्हारे खर्च कम है। उस समय दोस्तों इंडिया के पास 400 करोड़ था पैसा। अली जिन्ना बोले कि आधा आधा दे दीजिए। पटेल बोले नहीं, तुम्हें मात्र 75 करोड़ ही मिलेंगे, 20 करोड़ तुम्हें अभी देंगे और 55 करोड़ बाद में देंगे। अली जिन्ना बोले मुझे करेंसी प्रिंटिंग मशीन दे दो। बोले सरदार जी नहीं, तुम जाकर खुद अपना मशीन खरीद लो, जब नोट की जरूरत होगा तो हमारे से लेकर काम चला लेना। फिर जिन्ना बोले पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो दे दो। सरदार बोले देश का बंटवारा कर रहे हैं, सिक्योरिटी का नहीं, इससे अपने देश के सिक्योरिटी पर खतरा हो जाता। इसलिए उन्होंने दोस्तों सिक्योरिटी ब्यूरो को बिल्कुल भी नहीं दिया। माउंटबेटन के पास दोस्तों 2 गाड़ियां थी, एक सोने की गाड़ी थी और एक चांदी की। माउंटबेटन ने बोले कि एक एक इसको ले लो। अली जिन्ना सोने की गाड़ी में बैठ गए, बोला यह हम लेंगे, लेकिन पटेल बोलते हैं टॉस कर लेते हैं। टॉस जब हुआ तो जीत पटेल जी की हुई और सोने की गाड़ी इंडिया को मिला और चांदी की गाड़ी पाकिस्तान को। इसलिए दोस्तों पटेल जी ने देखा कि जिन्ना आजादी के बाद भी तंग कर रहा है, इसलिए पूरा पैसा नहीं दिए थे। बोला पूरा पैसा नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। गांधी जी ने अनशन पर बैठ जाते थे कि उसको 55 करोड़ रुपया जो बाकी पैसा है उसे दे दो। तो सरदार पटेल मना नहीं करते थे, बोले ठीक है उसको जरूर देंगे, लेकिन जिस दिन वो तंग करना बंद कर देगा उस दिन देंगे। दोस्तों पता है आपको, कलकत्ता में दोबारा हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसमें 5000 से भी ज्यादा लोग मरे और 7 सितंबर 1947 को उन्होंने एक आदेश दे दिया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दो। दोस्तों वो बोलते थे कि कलकत्ता दिल्ली को मैं लाहौर नहीं बनने दूंगा। उनका कहना था एकता ही देश का तकदीर है, जिसमें एकता नहीं वह देश फकीर है। यही वजह है कि उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखा, नहीं तो अंग्रेज जो चाल चल कर गए थे, आज यह पूरा हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में खंडित होता। आपको पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आने जाने के लिए कई जगहों पर वीजा लेना पड़ता। हजरत निजामुद्दीन में जब मुसलमानों को दिक्कत हुई तो वहां सरदार पटेल गए
और बोले कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो यहां रहेंगे उसकी रक्षा हम करेंगे। उसी समय दोस्तों पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी, हिंदुओं की लाशें भर भर कर आती थी, और इधर से अमृतसर से जो मुसलमानों की लाशें इन्होंने भेजना चालू कर दिया। फिर वल्लभ भाई पटेल अमृतसर गए, बोले नहीं हमने ऐसा नहीं करना है, वहां नरसंहार को रोका उन्होंने। पटेल जी दोस्तों साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाकर अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे व्यक्ति थे सरदार पटेल कि लोगों को डसते नहीं थे, फंड दिखाकर डरा देते थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो कश्मीर के राजा थे उस समय हरि सिंह, जो किसी के साथ नहीं मिलना चाहते थे, वो अलग देश चाहते थे। राजा हरि सिंह बोले कि कश्मीर को मुझे स्विट्जरलैंड बनाना है, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कबालियों के माध्यम से कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के लोकल मुस्लिम कबालियों के साथ जा मिले। अब हरि सिंह को बहुत दिक्कत हो गया कि सरदार पटेल तो मौका के तलाश में थे। उन्होंने तुरंत वीपी मेनन, जो कि दोस्तों एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे उस समय, को जम्मू भेजा। मेनन राजा हरि सिंह से मिले और बोले हम हैं ना आपकी सहायता के लिए, इन कबालियों को तो तुरंत भगा देंगे, बस केवल आप यहां साइन कर दो कि आप जीतने के बाद हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। राजा हरि सिंह को साइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, उस समय उनको भारतीय फौज की जरूरत थी। और इंडिया ने दोस्तों पाकिस्तान के सारे कबालियों को आक्रमण करके मार भगाया और जम्मू कश्मीर को अपने में मिला लिया। अगर आज भारत अखंड भारत के रूप में दिख रहा है तो उन्हीं का देन है। उसी समय दोस्तों शेख अब्दुल्ला आए और जेएनके को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस की मांग किया। सरदार पटेल के दिमाग में एक बात आई कि आज यह इंडिपेंडेंट स्टेटस की मांग कर रहे हैं, कल अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। इसलिए सरदार पटेल ने उस समय आर्टिकल 370 में थोड़ा बदलाव कर दिया। क्या लिख दिया? संसद जब चाहे राष्ट्रपति के सहमति से धारा 370 को खत्म कर सकती है। इसी का फायदा उठाकर हमारी सरकार ने 370 आर्टिकल को हटाकर जेएनके को पूर्ण रूप से इंडिया में मिला लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपने अटल इरादों, दृढ़ निश्चय, कठोर निर्णय लेने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थे। उनके इस मजबूत व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई निर्णायक भूमिका के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। दोस्तों 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम सांस ली और एक युग का दोस्तों अंत हुआ। उसी समय दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोलते हैं कि जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है, वही सरदार पटेल बन पाता है। दोस्तों 31 अक्टूबर उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। किसी भी सेक्टर में दोस्तों पहला सीख दृढ़ निश्चय की जरूरत पड़ती है। दूसरा अपने आप पर भरोसा यानी आत्मविश्वास की दोस्तों आवश्यकता है। तीसरा दोस्तों उन्होंने दिखाया कि एकता की कितनी बड़ी शक्ति है। और चौथा व्यवहार में दोस्तों कुशल थे और लोगों को मैसेज दिया कि व्यवहार में कुशल रह के हम बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी और सच्चाई दोस्तों उनके रोम रोम में भरी हुई थी। नेतृत्व करने की कला और जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते थे। जिम्मेदारी जो उनको मिला उसको उसे बढ़ चढ़कर उन्होंने निभाया। दोस्तों राष्ट्र को हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। तो अगर दोस्तों इस कहानी से अगर आपको कुछ भी प्रेरणा मिल रही है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए और दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर लिखिए कि मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।